आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन वेज एंड पुली सिस्टम्स। तो इसे बहुत सारे लोग डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल नाम से जानते होंगे। यस, इस चैप्टर में हम पुलिस और वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनका मोशन कैसा होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। This chapter deals with constraint motion. Whenever blocks are connected through strings, pulleys, wedges, or moving surfaces, the motion of one body affects the motion of other. The most important tools are free body diagrams (FBDs), Newton's laws, and constraint equations. Constraint basically मतलब उस क्वेश्चन पे उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ पाबंदी है उस सिस्टम की, तो वो हमें पता होनी चाहिए पाबंदी क्या है। तो बेसिकली जैसे एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, दोनों आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। बेसिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। उस स्ट्रिंग की वजह से उन दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है। अब एक अगर हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा। इस मोशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, और इसी चार टाइप के मोशन के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। The block on a fixed inclined plane. For a block of mass m on an inclined plane of angle theta, इस टाइप से हम इंक्लाइन प्लेन को डिनोट करते हैं। इसे आप इस तरह से रफ बना सकते हैं। इसका वेट mg है। कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, तो ये m मास का ब्लॉक है। आपको दिख रहा है कि इसका मास इसे mg होगा, बट हम चाहते हैं कि हम एक इस टाइप का, एक इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स बता दें और एक इस डायरेक्शन में बताते हैं। तो दिस एंगल इज अगेन थीटा पे ज्योमेट्री एंड दिस mg cos थीटा and this is mg sin theta. Component perpendicular to the plane is mg cos theta. For a smooth incline, the acceleration is equals to g sin theta. अगर ये स्मूथ इंक्लाइन है तो यहाँ पीछे की डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होने के कारण यहाँ पे सिर्फ इसकी एक ही एक्सेलरेशन होगी, g sin theta. फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होता है? एफबीडी हमारे क्या होते हैं इसको देखते हैं और इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को अलग करना है, उसके बाद उस पर और सारी फोर्सेस बनानी है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करनी है और एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाना है, फिर कंस्ट्रेंट यूज कर लेनी है। अगर स्ट्रिंग और पुली हमारे पास है तो 5 स्टेप है बेसिकली। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये ब्लॉक दिखाया था, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल, इस पे एक ब्लॉक मास एम का रखा है। तो अगर मैं इस मास एम के ब्लॉक पे फोर्सेस देखना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से इसे बनाऊंगी। इस एंगल को यहाँ थीटा मार्क कर दूंगी एंड देन मैं इसकी एक फोर्स ऐसे बनाऊंगी mg cos थीटा, और एक फोर्स ऐसे बनाऊंगी mg sin थीटा। सो बेसिकली इस फोर्स ब्लॉक पे एक और फोर्स होगी जो नॉर्मल रिएक्शन है वेज की वजह से। इस पे ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर मेरे पास स्मूथ वेज है तो आपको मतलब करना क्या है, आके पहले मैंने इसको आइसोलेट किया, इसे मैंने वेज पर से उतार के ऐसे अलग से देखा, फिर इसके जितनी भी फोर्सेस थी उनको ड्रॉ किया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन बना ली। तो मैं कह देती हूँ कि मेरी ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर ली, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा के अपनी इक्वेशंस यूज कर ली। तो अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन होते तो मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते और उसको मैं यूज कर लेती यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ये एक नाम देख रहे हैं एटवुड मशीन। दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब बहुत ही टेक्निकल सा नाम है, कुछ इसका यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें मेरे पास एक फिक्स्ड पुली है, एक साइड एक मास है, एक साइड दूसरा मास है, एक साइड में भी मास m2 है, एक साइड मास m1 है। तो इन दोनों को हम जब इन पे फोर्सेस इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ फॉर्मूला आता है जो हम बेसिकली याद कर लेते हैं। इसकी एक्सेलरेशन इस सिस्टम की, जैसे अगर मास m2 ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, m2 भारी है तो उसके नीचे साइड आएगा, m1 ऊपर जाएगा। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहने वाली है, एक की डायरेक्शन ऊपर रहेगी, एक की डायरेक्शन नीचे रहेगी, दैट्स द ओनली थिंग। तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, और टेंशन की वैल्यू जो आती है स्ट्रिंग में, इस पुली में, दैट इज 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तब के लिए है जब m2 इज ग्रेटर दैन m1, ये वाले केस के लिए है। डायरेक्शन m2 की नीचे की साइड होगी और m1 ऊपर की साइड जा रहा होगा। Now constraint equations. So for a single pulley x1 plus x2 is constant, v1 plus v2 is 0 and a1 plus a2 is 0. कुछ नहीं है, अगर मेरे पास एक कोई पुली है which is fixed, ठीक है, सिंगल पुली है, तो इसमें अगर ये पुली x डिस्टेंस ऊपर जा रही है, ये
स्ट्रिंग अगर x ऊपर जा रही है तो ये वाली स्ट्रिंग x नीचे जाएगी। बेसिकली जो टोटल लेंथ है उसकी वो कांस्टेंट रहने वाली है, ये नहीं कि उसकी लेंथ चेंज होने वाली है। अगर इस साइड की लेंथ मेरी स्टार्टिंग में x1 थी पूरी लेंथ और इस साइड की x2 थी, दैट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट एवरी टाइम। मतलब ये x अगर ऊपर गया तो x दूसरी साइड से वो नीचे जाने वाली है। फिर वेलोसिटी का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा विथ डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का भी सेम केस है। फॉर अ मूवेबल पुली x1 plus 2x2 is constant, v1 plus 2v2 is constant and a1 plus 2a2 is constant, and these relations are very very important questions को solve करने के लिए। कुछ नहीं किया है, आगे देखते हैं। ब्लॉक ऑन अ स्मूथ मूविंग wedge, तो मेरे पास consider a wedge of mass m and a block of mass m. The wedge can move freely on a smooth horizontal surface. The block slides down due to gravity. In such a situation, the block and wedge have different accelerations. Relative motion concepts are used extensively. Basically, आप कुछ नहीं करना है कि आपको बस जो 5 स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उनको यूज़ करना है। आपके पास अगर इस टाइप का एक वेज दिया हुआ है, मास एम का एंगल थीटा, उस पर एक स्मॉल ब्लॉक है, स्मॉल एम मास का, ये दोनों मूविंग हो सकते हैं। तो ब्लॉक स्लाइड करते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ये लगा रहा होता है ब्लॉक इस वेज के ऊपर, उसकी वजह से ये वेज जो है वो पीछे के डायरेक्शन में भागने लगता है। और यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए सॉल्व करके लगाए हैं। तो मेरे पास m1 की वैल्यू दी हुई है, m2 की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी एक्सीलरेशन निकालनी है, दैट्स प्रीटी इजी। और सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन यही वाली है कि यहाँ पे एक पुली है मेरे पास फिक्स्ड, ऊपर से फिक्स्ड है, इसमें 2 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, एक साइड m1 है और एक साइड m2 है। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। फिर एक और एग्जांपल है, ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्रीज। दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, एंगल यहाँ पे आपको 30 डिग्रीज गिवन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको मैंने इजीली बताया। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, cos थीटा और sin थीटा वाला। cos थीटा कहाँ लगता है, sin थीटा कहाँ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड यस, कॉमन मिस्टेक्स जो कोई भी एग्जाम में करता है, पहले तो साइन कन्वेंशन में सब गड़बड़ कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, जब आपने कुछ एग्जाम्पशंस लेनी स्टार्ट की, कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज साइन करनी स्टार्ट की, तो आपने एक डायरेक्शन फर्स्ट मानी, वो बाद में नीचे आते आते आप उसको चेंज करके दूसरी डायरेक्शन फर्स्ट मान लेते हैं, दैट्स रॉन्ग। आपको अपने एक साइन कन्वेंशन फिक्स कर लेना है कि मेरी ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, जैसे अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव वाई है, तो यू हैव टू फॉलो दिस कन्वेंशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे बार बार चेंज कर रहे हैं, राइट। और अगर आप एक्सिस को अगर टिल्टेड भी ले रहे हैं, सो प्लीज हैव अ साइन कन्वेंशन, जिससे आपको पता लगे कि आपको किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, नहीं तो कई बार साइन कन्वेंशन में गड़बड़ हो जाती है। सेकंड इज इग्नोरिंग द मोशन ऑफ वेज। यस, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वेज के लिए क्या लिखा हुआ है, क्या वो मूवेबल वेज दिया हुआ है या वो फिक्स्ड दिया हुआ है। अगर वो फिक्स दिया है तो वो मूव नहीं करेगा, और अगर मूवेबल दिया हुआ है तो आपको उस मूवेबल वेज फोर्सेस देख के देखना है कि उसका मोशन किस टाइप से होने वाला है। इनकरेक्ट फोर्स रेजोल्यूशन, फोर्सेस के लिए आपको कंपोनेंट्स लेने हैं, कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये mg फोर्स आ रही है एंड दिस एंगल वाज थीटा। सो आई टोल्ड यू गाइस कि ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो mg cos थीटा होगा, एंड जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इसके होगा वो दैट इज mg sin थीटा। सो प्लीज टेक केयर कि आपको ये वाले कंपोनेंट्स ठीक से लेने हैं। कई बार कंपोनेंट्स लेने में सब गलती कर देते हैं, इसे sin थीटा कर देते हैं और इसे cos थीटा कर देता है, एंड इसके बाद क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, सब कुछ सही करते करते, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। And the next thing is use the same acceleration for all bodies. Acceleration आपको देखनी है कि कहाँ कैसे दी हुई है और उससे वैसे यूज करनी। That's very easy. You know, you are not going to make problems out of it, I guess. Writing incorrect constraint equation. Please constraint equation को ध्यान से रखना है आपको। क्या कंस्ट्रेंट है, क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस गिवन है आपकी पुली के लिए, वेज के लिए, सिस्टम के लिए, ब्लॉक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना और उस कंडीशन को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो अब डिवीजन एक बार कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा, और एक्सेलरेशन फॉर यू नो दैट वाज एटवुड मशीन, दैट इज m2 minus m1 g upon m1 plus m2। सिंगल पुली के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगी, मूवेबल पुली के लिए इस टाइप की कंस्ट्रेंट आ जाएगी। कैसे है, तो ये आप अपना डायग्राम बना के इजीली जज कर सकते हैं, राइट। बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, फिर उसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसमें जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन्हें देखना है, उसकी एक्सेलरेशंस को देखना है कैसे, उससे रिलेटेड उसकी इक्वेशंस बनानी है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
कंस्ट्रेंट जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करना है और उससे रिलेटेड अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना है। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, देन यू विल बी वेरी इजीली एबल टू crack that question and attempt that question in limited amount of time, right? You will not take more than 1 or 2 minutes or 3 minutes maybe. So you will be able to attempt that question within time, and you will be able to have a good score and have confidence in solving questions. क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं तो धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही अच्छे से करने के लिए आपको उसकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। और 5 स्टेप्स क्या थे तो आप इस बार इसका रिविजन करेंगे। ये 5 स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे और फिर इन 5 स्टेप्स को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्रोच द क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? So that's it for today. For more such videos, stay connected with me. Thank you.